हेलो नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष में। डिविजनल चार्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज। अभी तक मैं इस नई सीरीज के अंदर D2, D4, D6, D8 ऐसे चार्ट्स की जो बात की जनरली, जिनके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। फर्दर मैंने आपको D7 और D9 और D10 चार्ट्स के बारे में भी अलग से जो भी जानकारी है मेरे पास वो आपको देने की कोशिश की। इसी तरीके से मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी देने की कोशिश करूंगा आज D12 चार्ट में। जिन दोस्तों को मेरे वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो उन्हें देखना बंद कर दें। आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से आपका बीपी खराब होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, उससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल एस्ट्रोलॉजी के गूढ़ रहस्यों को आप तक पहुंचाना है। इन वीडियोस को बनाने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, अपनी जो जानकारी मुझे कहीं से मिली है वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। आपको यदि मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती है, आपको लगता है मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो आप मेरे वीडियोस को ना देखें। आपके लिए बहुत आसान तरीका है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। यूट्यूब चैनल्स पर सभी के पास ऑप्शन है, आप दूसरे लोगों के वीडियोस ज़रूर जाकर देखिए। और आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ में आती है तो आप कोशिश करिए, वहाँ से आपको समझ में आएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर D12 चार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों D12 चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? षड वर्ग जनरली क्या होता है, बहुत सारे आपके षोडश वर्ग चार्ट हम देखते हैं, षड वर्ग चार्ट देखते हैं। तो पाराशर के अनुसार आप ज्यादा चार्ट्स को नहीं देख पाए तो कम से कम हमें 6 चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उस सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट में आपका लाइक D1 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है, D3 चार्ट होता है, D7 चार्ट होता है। इसी तरीके से आपका D12 चार्ट भी उन चार्ट का एक हिस्सा है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट। ये आपका द्वादशांश हम बोलते हैं 2 above 10, 10 के ऊपर 2, इसलिए इसे द्वादशांश चार्ट नाम दिया गया है। और ये एक्चुअली बताता है फॉर पेरेंटल रिलेशन एंड लीनिएज लाइन, मतलब आपके ऊपर पूर्वजों के बारे में भी बताएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी बताएगा। तो एक तरीके से आपके खानदान के बारे में ये पूरी बातें बताता है। खानदान का दोनों ही हिस्से होते हैं, हमारे पूर्वज, माता पिता, इवन दादा दादी भी इससे आप देख सकते हो। और इसी तरीके से आप अपने बच्चे, पोते, नाती सभी के बारे में आप देख सकते हो। तो D12 चार्ट आपके रिश्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। बाकी चार्ट से हम एक पर्टिकुलर रिलेशन को देखते हैं, D9 से केवल पत्नी को देखते हैं, D7 से केवल संतान को देखते हैं, मगर D12 चार्ट ऐसा है जो आपके अपने जो क्लोज रिश्ते हैं, आपके पिता, दादा, दादी, माँ और इसी तरीके से आपके बेटा, बेटी, पोता, पोती, इन सभी के बारे में इससे हम जान सकते हैं। ये पेरेंटल लाइन को बताता है कि आपके फोर फादर्स की जो आगे लीनिएज है वो किस तरीके से आगे जाएगी, उसका आप भी एक हिस्सा होते हैं। तो उसको बताता है, आपको पीढ़ियों को दर्शाता है D12 चार्ट। तो आपको अपनी पीढ़ियों के बारे में जानना है तो आप D12 चार्ट से आपकी कई पीढ़ियों के बारे में आसानी से जान सकते हो। फर्दर ये बताता है कि आपके अपने माँ बाप से किस तरीके के रिश्ते होंगे और आपके बच्चों से किस तरीके के रिश्ते होंगे। बच्चों से रिश्ते के लिए मैंने आपको D7 चार्ट भी बताया था, मगर माँ बाप के ऐसे रिश्तों के लिए केवल D12 चार्ट ही एकमात्र चार्ट है। अब यहाँ पर D12 चार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखने वाले हैं, विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू विल हैव एंड रिलेशन विद देम एंड रिलेशन विद पेरेंट्स। ये हमें D12 चार्ट से पता चलता है। ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि कैसे बच्चे होंगे आपके और कैसे आपके माँ बाप से रिश्ते होंगे। D12 चार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, मगर उसके समझ में आएगा नहीं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। D12 का मतलब है 12 हिस्से। एक राशि को 12 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री मतलब 30 अंश की जो राशि है उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 2 डिग्री और 30 मिनट का आएगा, 2 डिग्री एंड 30 मिनट, जिसको हम 2.5 अंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 अंश और 30 मिनट का एक पार्ट होगा। मिनट को शायद कला बोलते हैं, तो 2 अंश और 30 कला का एक आपका पार्ट होता है। तो एक राशि को आपने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। तो इस तरीके से एक राशि को हम 12 द्वादशांश में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला द्वादशांश होता है 0 से 2 डिग्री 30 मिनट, दूसरा होता है 2 डिग्री 30 मिनट से 5 डिग्री, 2.5 या 2.5 ऐड करते जाइए। तीसरा होगा 5 डिग्री से 7 डिग्री 30 मिनट, चौथा होगा 7 डिग्री 30 मिनट से 10, पांचवा 10 से 12 डिग्री
30 मिनट, छठा 12 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री, और सातवां 15 डिग्री से 17 डिग्री 30 मिनट, और आठवां 17 डिग्री 30 मिनट से 20 डिग्री, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको सभी द्वादशांश पता चल जाएंगे। इसको हम बनाते किस तरीके से हैं, द्वादशांश चार्ट को बनाया कैसे जाता है, ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा तो आपको चार्ट की जानकारी होना जरूरी है। द्वादशांश चार्ट बनाना बड़ा आसान है। आप जो भी प्लेनेट जिस भी राशि में है उसकी डिग्री से पता चल कर लीजिए वो कौन से द्वादशांश में जा रहा है। सपोज कोई प्लेनेट 5 राशि में 14 डिग्री पर है, तो 5 राशि में तो बैठा है वो, और 14 डिग्री का मतलब आप जाओगे तो वो आपका छठा द्वादशांश आएगा। 12 डिग्री 50 मिनट से 30 मिनट से लेकर 15 डिग्री तक आपका छठा द्वादशांश आता है। तो कोई प्लेनेट 5वीं राशि में बैठा है तो वहां से 6 काउंट कर लीजिए, जिसमें द्वादशांश में आ रहा है उस राशि के अंदर वो D12 चार्ट में चला जाएगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उनको एक जन्म कुंडली लेकर यहाँ पर बता देता हूँ, और जन्म कुंडली से यहाँ पर बताते हैं। देखिए कि ये एक कुंडली है, मैं 2-3 प्लैनेट रखकर आपको दिखाऊंगा केवल कि यहाँ पर मुझे इसका द्वादशांश चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले लग्न डिसाइड करनी पड़ेगी। इस कुंडली की लग्न 7 है और उसकी डिग्री दे रखी है 21 डिग्री 28 मिनट। 21 डिग्री 28 मिनट जैसे मैंने आपको हिसाब बताया था 9th द्वादशांश में जाएगा। 20 डिग्री तक 8 द्वादशांश पूरे होते हैं, और 9th आता है आपका 20 डिग्री से 20 डिग्री 30 मिनट तक। एक द्वादशांश 2.5 डिग्री का होता है, तो पहला 2.5 तक, दूसरा 5 तक, तीसरा 7.5 तक, चौथा 10 डिग्री तक हो जाता है, पांचवा 12.5, छठा 15 डिग्री तक, सातवां 17.5, और आठवां द्वादशांश 20 डिग्री पर खत्म होता है। तो 21 डिग्री 28 मिनट का मतलब 9वां द्वादशांश आया। तो यहाँ पर 7 साइन से 9 काउंट कर लीजिए आप। तो 9 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 साइन आएगा। आप देखिएगा द्वादशांश की लग्न 3 होगी। ये यहाँ पर द्वादशांश बना हुआ है D12 चार्ट, और D12 चार्ट, एक मिनट रुकिए हम देखते हैं कहां पर है, ये रहा। तो देखिए D12 चार्ट की लग्न 3 हो गई। तो हमने लग्न डिसाइड कर ली। इसी तरीके से मैं और कोई भी प्लैनेट आप रखना चाहो रख सकते हो। सपोज मुझे मरकरी देखना है, तो मरकरी यहाँ पर 17 डिग्री 42 मिनट है, तो ये आपके 8वें द्वादशांश में आएगा। 17.5 डिग्री से लेकर 20 तक 8 द्वादशांश में आएगा। तो यहां से मैं 8 काउंट कर लूंगा 4 से, तो 4 से 8 काउंट करूंगा तो 11 साइन आएगा। तो द्वादशांश के अंदर ये आपका 11 साइन के अंदर आएगा मरकरी। आप देखिए यहाँ पर मरकरी को आप देखेंगे तो मरकरी यहाँ पर ये रहा 11 साइन के अंदर है। इस तरीके से हम D12 चार्ट के अंदर सभी प्लेनेट को प्लेस कर देंगे, उसकी डिग्री देख लेंगे कौन से द्वादशांश में आ रहा है, वो जिस राशि में बैठा है वहां से आगे उतना गिनने पर जो राशि आएगी वहां पर उस प्लेनेट को प्लेस कर देंगे। तो ये मैंने आपको किस तरीके से बनाया जाता है वो बताया, क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये द्वादशांश के लॉर्ड हैं कि वो प्लेनेट किस द्वादशांश में आ रहा है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि उसका लॉर्ड कौन होगा, स्वामी कौन होगा। यदि प्लेनेट पहले 5वें और 9वें द्वादशांश में आ रहा है, पहले द्वादशांश का मतलब किसी भी प्लेनेट की डिग्री 0 से 2 डिग्री 30 मिनट है, 5वें का मतलब उसका 10 डिग्री से 12 डिग्री 50 मिनट है, 9वें का मतलब 20 से लेकर 22 डिग्री 30 मिनट है, 5वां जो होता है वो 10 डिग्री से 12 डिग्री 30 मिनट तक, और 9वां जो होता है 20 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तक। यदि कोई भी प्लेनेट इस रेंज में आ रहा है, उसका जो गॉड होगा, लॉर्ड होगा, वो गणेशा होगा। गणेश भगवान उसके लॉर्ड होंगे। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरीके से जो दूसरे, छठे और 10वें द्वादशांश में आ रहा है, दूसरा द्वादशांश होता है 2.5 डिग्री से 5 डिग्री तक। आपकी कुंडली में किसी भी प्लेनेट की डिग्री 2.5 से 5 के बीच में, सपोज 4 डिग्री है तो वो, और इसी तरीके से 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 25 डिग्री तक, ऐसे ही आपका 12.5 डिग्री से लेकर आपका 15 डिग्री तक जो भी है उसका जो लॉर्ड होगा वो अश्वनी कुमार होंगे, जो कि आपको मालूम है कि वो जड़ी बूटियों के देवता है। इसी तरीके से तीसरे, 7वें और 11वें द्वादशांश में 3, 7 और 11। थर्ड होगा आपका 5 डिग्री से 7.5 डिग्री, 7वां होगा 15 डिग्री से 17.5 डिग्री, और 11वां होगा आपका 25 डिग्री से 27.5 डिग्री में जो भी प्लेनेट आ रहा है उसका लॉर्ड होगा वो आपका यम होगा। यम जो आपको मालूम है कि मौत का जो देवता है। इसी तरीके से जो 4th, 8th एंड 12th द्वादशांश में आ रहे हैं, 4th का मतलब 7.5 से 10 डिग्री, 17.5 से 20 डिग्री, 27.5 से 30 डिग्री में आ रहा है, उसका लॉर्ड होगा सर्प। उसको हम सर्प द्वादशांश बोलते हैं, स्नेक उसका लॉर्ड होगा।
अब लॉर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लेनेट को किस तरीके से देखते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको डिसाइड करना बताता हूं कि हम कैसे देखेंगे। बगैर किसी चीज का आपको देखना है कि किस प्लेनेट का द्वादशांश लॉर्ड कौन है। तो यहां पर जैसे मैंने देखा, यहां पर ये प्लेनेट आपका आ गया। सपोज हम यहां पर देख लेते हैं, शुरू करते हैं इन दिस मून। मून 23 डिग्री 34 मिनट है और ये आपका 8 साइन के अंदर है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। 23 डिग्री 34 मिनट का इसका द्वादशांश देख लीजिएगा। द्वादशांश इसका आएगा 10th द्वादशांश के अंदर आ रहा है। तो ये जो भी 10th द्वादशांश के अंदर आएगा प्लेनेट, उसका जो लॉर्ड है वो अश्वनी कुमार होगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पर मून का लॉर्ड अश्वनी कुमार है। सपोज मुझे यहाँ पर सैटर्न देखना है, तो सैटर्न आपका ये चौथे द्वादशांश में आ रहा है 7.5 से 10 डिग्री, और चौथे द्वादशांश का लॉर्ड होगा सर्प, स्नेक। यहाँ पर यदि मुझे शुक्र देखना है, ये भी चौथे द्वादशांश में आएगा 7.5 से 10 डिग्री के बीच में, इसका भी लॉर्ड स्नेक है। जुपिटर देखना है, ये 5वें द्वादशांश में आएगा 10 से 12.5 डिग्री, तो इसका लॉर्ड गणेश है। ये आपको ध्यान से समझना है यदि द्वादशांश से समझना है तो। सूर्य है, ये आपका एक्चुअली 9वें द्वादशांश में आएगा और इसका लॉर्ड 20 से 22.5 डिग्री के बीच में 9th द्वादशांश आता है, इसका लॉर्ड भी गणेश होगा। तो सन और इन दोनों का लॉर्ड गणेश है। अब लॉर्ड से आप क्या डिसाइड करेंगे, जब भी किसी भी प्लेनेट की दशा होगी, जब भी किसी भी प्लेनेट की दशा होगी, ध्यान से समझिएगा, उस दशा के अंदर आपके और आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों के बीच में कैसे रिश्ते होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका जिस प्लेनेट की दशा है वो उसका लॉर्ड कौन है द्वादशांश के अंदर। मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं कि सपोज मरकरी की दशा चल रही है इस व्यक्ति की, अभी मरकरी की दशा है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इस समय पर इसके माँ बाप से कैसे रिश्ते होंगे। मरकरी 17.5 डिग्री 42 मिनट के अंदर है। 17 डिग्री 42 मिनट का मतलब है ये सर्प द्वादशांश के अंदर आ गया, 8वें द्वादशांश के अंदर है। सर्प द्वादशांश का मतलब क्या है, यदि गणेश द्वादशांश आ रहा है, आपका जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो गणेश द्वादशांश में आ रहा है, तो गणेश द्वादशांश का मतलब होता है, गणेश जो भगवान थे वो शिव जी और पार्वती के पुत्र थे, और उन्होंने अपने माँ बाप के इच्छा के अनुसार वो बाहर एक चौकीदार बन के बैठे हुए थे। जब उनकी मदर रेस्ट कर रही थी तो उन्होंने अपनी माँ के लिए चौकीदार बनकर वहां पर काम किया, उनकी रक्षा की। तो आप ये मानकर चलिए, यदि आपका कोई भी प्लेनेट गणेश द्वादशांश के अंदर है और उसकी दशा आती है, तो वह आपकी संतान आपके लिए और आप अपने माँ बाप के लिए उस समय पर पूरी तरीके से कमिटेड होंगे, उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। उस समय पर आपकी फेस श्रवण कुमार जैसी होगी। अब अपने माँ बाप के बहुत फेथफुल होंगे और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मगर आपकी यदि दशा चल रही है, दूसरा द्वादशांश होता है, वो है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार के केस में कोई भी प्लेनेट यदि आपके 2nd, 6th और 10th द्वादशांश में हो, यहां पर अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेनेट आपका 10th द्वादशांश में मैंने देखा था 24 डिग्री के आसपास, ये भी 10th द्वादशांश में मून। तो 10th द्वादशांश में जो होगा, अश्वनी कुमार एक्चुअली जड़ी बूटियों के देवता है। तो आपका जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो 10th द्वादशांश में आता है, उस समय पर आप अपने माँ बाप की देख रेख करेंगे पूरी तरीके से। अश्वनी कुमार क्या है, एक्चुअली वो जड़ी बूटियों के देवता है, आपकी दवाइयों के देवता है। तो अपने दवाइयों का यहाँ पर मतलब है वो आप पालनहार की तरह काम करेंगे। अपने माँ बाप का आप इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि उन्हें किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होने देंगे। उनकी छोटी से छोटी जरूरत आप पहले से पूरी करेंगे, और आपकी संतान भी आपके लिए ऐसा ही करेगी यदि आपकी उस पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा चल रही है। तो तीसरा आपका आता है, उसका जो लॉर्ड है वो यम है। यम होगा आपका जब भी वो आपके तीसरे, 7वें और 11वें द्वादशांश में हो। अब तीसरे, 7वें और 11वें में देखोगे तो वीनस तीसरे में आपके चौथे में हो रही है। यहां पर आपका तीसरे में कोई है क्या, हम देखते हैं। बाय द वे नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना। 3rd वन होगा आपका 25 से, हाँ ये आपके 7वें द्वादशांश में राहु, ये आपके 11वें द्वादशांश में राहु। अब यहां पर इस व्यक्ति की यदि राहु की दशा आ जाएगी तो यम एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, वो जरूरत पर आएगा। इसके अलावा यम नहीं आता। आपको पता है मौत का देवता है, हम कहते हैं कि यम के दूत आते हैं, किसी भी व्यक्ति की मौत होती है उससे रिलेट करिए। तो यदि उस राहु की दशा है इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो इसके माँ बाप से दूर ही रहेगा, वो डिसिप्लिन होगा, उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, मगर जरूरत पर आकर वो उसकी जरूरतें पूरी करेगा। जैसे हम मानते हैं ना कि बहुत सारे लोग यूएस में चले गए, यूके में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, उनके पेरेंट्स यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं,
अब जरूरत जब पड़ती है तो पैसे भेज देते हैं, कभी बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज करा दिया, और उनका अंत समय आ जाता है तो पूरे रिचुअल्स करने के लिए जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर देंगे, मगर वो बहुत अटैच नहीं होंगे, हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में साथ नहीं रहेंगे। तो राहु की जब भी दशा आएगी, इस द्वादशांश के प्लेनेट की जब भी दशा जाएगी, तो आपके जो आप अपने पेरेंट्स से काफी दूर होंगे, या आपके बच्चे भी आपसे काफी दूर होंगे, मगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी, अर्जेंसी पड़ेगी, तभी वो आपके पास आएंगे। इस तरीके से हम मानकर चलेंगे। चौथा द्वादशांश है आपका सर्प या स्नेक द्वादशांश। जब आपके चौथे 8वें और 12वें में हो, जैसे इस कुंडली के अंदर शनि चौथे द्वादशा में है, वीनस भी चौथे द्वादशा में है, तो ऐसे उसकी दशा होगी, तब वो जो आपकी संतान होगी उस पर्टिकुलर पीरियड में पूरी तरीके से मतलबी होगी। वो आपको किसी भी स्थिति तक कष्ट दे सकती है, केवल आपका वो कुछ भी करेगी तो अपने फायदे के लिए करेगी, ये मानकर चलिए। उसको आपके अंदर कुछ बेनिफिट दिख रहा होगा तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, और उसी हद तक करेगी जब तक कि आपका बेनिफिट उसने लेना है। सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको लगता है अब ये जाने वाले हैं, प्रॉपर्टी है, 2-3 भाई हैं, तो इसलिए कि किसी और को ना दे जाओ आप, या किसी और के नाम वो प्रॉपर्टी ना कर दो, तो इस तरीके से वो आपके बच्चे आपकी मदद करेंगे, या आप भी अपने पेरेंट्स की उसी हद तक मदद करेंगे। आप पेरेंट्स के बारे में भी इसको देख सकते हो और अपने बच्चों के बारे में भी देख सकते हो, यदि वो आपके सर्प द्वादशा में है। तो ये एक कंसेप्ट है, इससे आप पता कर सकते हैं। आप अपनी कुंडलियों में भी देख सकते हैं अपने अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से क्या किया है, या आपकी संतानें क्या करने वाली हैं। तो ये दशाओं पर डिपेंड करता है काफी हद तक, क्योंकि आपको पता है माँ बाप और बच्चों के बीच में रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं। तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा आपके जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो किस द्वादशा के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर यहां पे बात करने की कोशिश करेंगे। D12 चार्ट है आपका, D1 है आपका। अब क्या करना है आपको, D1 का असेंडेंट लॉर्ड लेना है और D12 का असेंडेंट लॉर्ड लेना है। यदि दोनों फ्रेंडली हैं, ध्यान से समझिए, आपकी जन्म कुंडली का असेंडेंट लॉर्ड और D12 का असेंडेंट लॉर्ड दोनों यदि फ्रेंडली हैं, तो आपके पेरेंट्स से अच्छे रिश्ते रहेंगे, ये आप आराम से बता सकते हो। रिश्तों में कोई बहुत कड़वाहट नहीं होगी। जैसे यहां पर मैं देखना चाहता हूं D1 और D12 के जो ये D1 चार्ट है उसका लॉर्ड वीनस है, और इस व्यक्ति का D12 चार्ट का डिटेल हम निकाल लेते हैं। ये रहा, D12 का लॉर्ड मरकरी है, तो दोनों देखिए फ्रेंड है। तो इस कुंडली में मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो पर्सन है इसके अपने माँ बाप के साथ रिश्ते काफी अच्छे होंगे। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रिश्ते होंगे, और यदि दोनों शत्रु हैं तो उनके बीच में शत्रुता भरे रिश्ते होंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब D1 और D12 के लग्न लॉर्ड को देख लीजिए, यदि वो दोनों मित्र हैं तो दोनों के बीच में माँ बाप और बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप वाले रिश्ते होंगे। न्यूट्रल हैं तो उनके बीच में न्यूट्रल रिश्ते होंगे, और दोनों शत्रु हैं तो थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। फर्दर और रिश्तों के बारे में हम बात करते हैं। और क्या बात करनी है, आपको चेक करना है 4th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड ऑफ D1 इन D12। देखिए आपको यहां पर मैं कुंडली लगा लेता हूं, ये कॉम्बिनेशंस आप नोट कर लेना। आपको क्या करना है, देखिए मदर को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। D1 कुंडली का आपको 4th लॉर्ड मदर से रिश्ते देखने हैं, तो D1 कुंडली के 4th लॉर्ड और मून को अब D12 चार्ट में देखिए, मदर का कारक मून है, तो आपको 4th लॉर्ड और मून को D12 में देखना है, मदर से देखने हैं। तो जैसे इस केस में मैं देखता हूं 4th लॉर्ड शनि है, D12 में देखिए वो कैसा प्लेस्ड है। तो हम यहाँ पर शनि में देखते हैं तो शनि लग्न में प्लेस्ड है, मित्र राशि में, मगर राहु केतु एक्सिस पर है। दूसरा आपको देखना है कारक मून, तो मून यहाँ पर मित्र राशि में बैठा हुआ है, 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और उस पर मून के ऊपर मरकरी और सन का एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर सैटर्न की आप पोजीशन देखोगे तो ओवरऑल ये राहु केतु एक्सिस पर है, इसलिए आप कह सकते हो कि थोड़े अनकन्वेंशनल रिश्ते होंगे, मगर रिश्ते फिर भी अच्छे होंगे। सैटर्न का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। ओनली ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि एक तो राहु केतु एक्सिस पर है और मार्स का एस्पेक्ट है, तो आपके रिश्ते ओवरऑल सैटर्न का प्लेसमेंट तो ठीक है, मगर वो एफ्लिक्टेड है इन दिस वन पर्टिकुलर केस। तो 4th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो मदर से रिश्तों में थोड़ी आप ये कह सकते हो कड़वाहट होगी इस पर्सन की डेफिनेटली। मून का प्लेसमेंट ठीक है, तो कड़वाहट होगी, मगर इतनी हद तक भी नहीं होगी कि बिल्कुल दोनों के बीच में दुश्मनी हो। अब फादर से रिश्ते देखने होते हैं तो हम देखते हैं 10th लॉर्ड, 9th नहीं देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो थ्योरी कंसीडर कर रहा हूं ये इस थ्योरी के अंदर आपका CS पटेल वो 10th से फादर को देखते थे, तो मैं वही कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको 10th लॉर्ड और उसका पिता का कारक सूर्य देखना है, तो यहाँ पे 10th लॉर्ड देखते हैं मून,
तो वो तो ठीक ठाक प्लेस्ड है, और पिता का कारक सूर्य तो बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है। ओनली डिफरेंस ये है कि उसकी जो राशि है वो शत्रु राशि है, अदरवाइज ये काफी हद तक ठीक है। 3 बेनिफिक प्लेनेट इससे एसोसिएट है इन वन वे और अदर वे, और फिर ये त्रिकोण में बैठा है शत्रु राशि में, इसलिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। एस्पेक्ट है इस पे जुपिटर का, तो काफी बेटर होगा, ओनली एक पैरामीटर पर कम है। तो ये मान के चलेंगे कि जो रिश्ते हैं वो अबव एवरेज होंगे, 100% तो बहुत अच्छे नहीं होंगे, मगर काफी हद तक ठीक रिश्ते होंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे। तो आपको मदर फादर से रिश्ते देखने हैं, मदर से देखने हैं तो D12 में आप मून को देखिए, D1 के 4th लॉर्ड को देखिए। फादर से देखने हैं तो आप D10 के अंदर सूर्य को देखिए, और D1 के 10th लॉर्ड को देखिए। यदि वो वेल प्लेस्ड हैं तो रिश्ते अच्छे होंगे, और यदि खराब प्लेस्ड हैं तो रिश्ते खराब होंगे। और कॉम्बिनेशन हम देखते हैं इसमें फर्दर। अब D12 में क्या देखना है ये अभी मैंने बताया है आपको, और एक दो चीजें जो देखनी है उस पर ध्यान देना है। इफ लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड त्रिकोण ऑफ D12 दशा गोइंग ऑन, गुड हेल्थ फॉर द पेरेंट्स। ये देखिए एक और सूत्र है, यदि आपकी दशा चल रही है किस किस की, यहां पर मैं D12 प्लेनेट को पकड़ लीजिए, इसमें केंद्र स्थानों के जो स्वामी है, जैसे इस व्यक्ति के केंद्र स्थानों के स्वामी यहां पर पहले चौथे भाव के स्वामी तो आपके मरकरी हो गए, और 7वें और 10वें भाव के स्वामी जुपिटर हो गए। इनकी दशा चल रही है, या वीनस की दशा चल रही है, या सैटर्न की दशा चल रही है इस व्यक्ति की, तो उस समय पर मदर फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी। जब भी आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की D12 चार्ट में जो भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं उनकी दशा और अंतरदशा चल रही है, तो पेरेंट्स की हेल्थ बेटर रहेगी। मगर 6 8 12th लॉर्ड की दशा चल रही है तो पेरेंट की हेल्थ खराब रहेगी। अब यहां पर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं कि जैसे यहां पर वीनस है वो त्रिकोण का स्वामी भी है और 12th हाउस का स्वामी भी है, सैटर्न है वो आपका 8th हाउस का स्वामी भी है और 9th हाउस का स्वामी भी है। तो आप ये मानकर चलिए यदि 6 8 12th का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है किसी भी तरीके से, तो उसके हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर बने रहेंगे। मगर 6 8 12 का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, जैसे मरकरी की दशा है तो 6 8 12 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केंद्र की दशा है, जुपिटर की दशा है, 6 8 12 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाई ये मानकर चलिए कि वो समय मदर और फादर की हेल्थ काफी ठीक रहेगी। मगर जब भी यहाँ पर वीनस की सैटर्न की दशा आएगी तो मदर फादर की हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फर्दर और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं अब आपको कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। ये कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से देखना है। अब D12 के लग्न लॉर्ड को, एक नेक्स्ट सूत्र बता रहा हूं मैं अभी आपको, D12 के लग्न लॉर्ड को अब D1 में जाकर देखिए। आपके द्वदांशा चार्ट के लग्न लॉर्ड को, जैसे यहां पर द्वदांशा चार्ट है, इसका लग्न लॉर्ड मरकरी है, इसको हमने D1 चार्ट में जाकर देखना है। बस यहां पर तो पता ही है 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो D10 का लग्न लॉर्ड द्वदांशा चार्ट के किस भाव में जाएगा उसके बेस पर हम प्रेडिक्शन देंगे। और प्रेडिक्शंस क्या है देखिए, बड़ा सिंपल है। यदि D10 का लग्न लॉर्ड वो D12 का लग्न लॉर्ड D1 के फर्स्ट हाउस में चला जाता है, लग्न में चला जाता है D1 की में, तो जो संतान है आपकी जो नेचर होगी अपने फादर से बिल्कुल मिलती जुलती होगी। ये मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के रिप्लिका होंगे बाई नेचर। उनका जैसा गुस्सा होगा वैसे ही आपका होगा, उनका जैसा बिहेवियर होगा वैसा ही आपका होगा। मगर आप लाइफ के अंदर अपने फादर से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आप उनसे कुछ कम ही रहोगे। आपके फादर का जितना नेम फेम होगा, आपके फादर ने जितनी प्रोग्रेस की होगी, आपकी प्रोग्रेस उनके कंपैरिजन में लेस होगी और उन पर हो सकता है डिपेंडेंट भी हो। दूसरा सूत्र, यदि D12 का लग्न लॉर्ड D1 के सेकंड हाउस में चला जाता है तो आप बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे, अपने पेरेंट्स से ज्यादा रिच होंगे। जैसा हम देखते हैं कि नेक्स्ट पीढ़ी के लोग काफी रिच हो जाते हैं, पिछली पीढ़ी के लोगों के पास कुछ खास नहीं होता। तो ये कॉम्बिनेशन है, यदि D12 का लग्न लॉर्ड D1 के अंदर सेकंड हाउस में चला गया तो आप अपने माँ बाप या फोर फादर के कंपेरिजन में ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे, ज्यादा पैसा इकट्ठा करोगे, ज्यादा धनी होंगे। पर D12 का लग्न लॉर्ड D1 के थर्ड हाउस में चला जाता है तो आप अपने पेरेंट से ज्यादा, एक्चुअली आपके अंदर डेयर होगा, आप ये कह सकते हो कि आप डेयरिंग होंगे, आपके अंदर साहस ज्यादा होगा डिसीजन लेने का अपने माँ बाप के कंपैरिजन में। माँ बाप किसी बात से डरते होंगे तो आप उस बात से नहीं डरेंगे, ऐसा मानेंगे। यदि D12 का आपका लग्न लॉर्ड D1 के फोर्थ हाउस के अंदर चला जाता है, फोर्थ हाउस के अंदर, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए
पक्का मान के चलिए कि आपके माँ बाप आपके ऊपर कुछ ना कुछ उधार छोड़कर गए हैं, मतलब आपको फोर फादर्स का डेट उधार चुकाना पड़ेगा, और उस उधार को चुकाने के बावजूद भी आप लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ये भी पक्का है। आप उधार चुकाएंगे भी और इसके बाद वेल्दी होंगे। तो D12 का लग्न लॉर्ड यदि चौथे भाव में आता है तो आपके पेरेंट्स या फोर फादर्स का उधार होगा आपके ऊपर, जैसे बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज में होता है, और उस उधार को आप चुकाकर लाइफ के अंदर आगे प्रोग्रेस करेंगे। यदि D12 का लॉर्ड आपके D1 के 5th हाउस में आ जाता है तो इसका मतलब आप और आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ कार्मिक रिलेशन है, पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आप उनके घर में पैदा हुए हैं। इट इज कार्मिक रिलेशन। कार्मिक रिलेशन का सिंपल फंडा है कि आपके माँ बाप से आपका कुछ कार्मिक रिलेशन है क्या, पिछले जन्म के आपके कुछ अधूरे कर्म है या उनके कुछ अधूरे कर्म है जिसकी वजह से वो आपके माँ बाप बने हैं। उसका सीधा सा सूत्र है कि आप D12 के लग्न लॉर्ड को पकड़ लीजिए। यदि D1 के 5वें भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं तो डेफिनेटली आपके बीच में, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन होगा। अगला, D12 का यदि लग्न लॉर्ड D1 के 6ठे भाव में आ जाता है तो माँ बाप से आपकी शत्रुता होगी, या आप कहोगे कि आपको सक्सेस मिलने में आपके माँ बाप ने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। ऐसा सर्टेनली यदि D12 का लग्न लॉर्ड D1 के 6ठे भाव में आ जाता है, D12 का लग्न लॉर्ड D1 के 7वें भाव में आ जाता है तो ये मान के चलिए आपका नेम फेम होगा, आपको गवर्नमेंट से कोई पुरस्कार मिल सकता है या राजा से कुछ पुरस्कार मिल सकता है, बड़े लोगों से, बड़े पॉलिटिशियन से, बड़े अधिकारियों से आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, ये मानकर चलेंगे। D12 का लग्न लॉर्ड D1 के 8वें भाव में आ जाता है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है जिसमें पर्सन के पेरेंट्स की अर्ली डेथ हो सकती है। यदि D12 का लग्न लॉर्ड D1 के 8th हाउस में आ जाए तो ये पेरेंट्स, मदर या फादर में से किसी न किसी की अर्ली डेथ होगी। आपकी यंग एज में दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट की डेथ हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है। इस चीज का कॉम्बिनेशन है। D12 का लग्न लॉर्ड D1 के 9वें भाव में चला जाए, इसका मतलब आप अपने पेरेंट से आध्यात्म और धर्म का ज्ञान लोगे और उसको आप आगे बढ़ाओगे और प्रोपेगेट करोगे। अब माँ बाप से जो संस्कार है उन्हें लेकर, धार्मिक संस्कार को लेकर उसको आगे सोसाइटी के अंदर आप भेजोगे और आप जिंदगी भर उन्हें फॉलो करोगे। रिलीजियस जो बिलीव्स हैं वो आपके सेम रहेंगे जो कि आपके पेरेंट्स हैं। D12 का लग्न लॉर्ड यदि D1 के 10th हाउस में आ जाता है तो आपके पिता का, आपके D12 का लग्न लॉर्ड, आपके यदि D12 का लग्न लॉर्ड आपके D1 के 10th हाउस में, तो आप देख लेना आपके जन्म के बाद आपके फादर की लॉटरी लग गई होगी, मतलब उनका भाग्योदय हुआ होगा, उनकी जिंदगी के अंदर रिमार्केबल प्रोग्रेस आई होगी, ऐसा पक्का है। नेक्स्ट है आपका D12 का लग्न लॉर्ड यदि D1 के 11वें भाव के अंदर आ जाता है तो आपको इनहेरिटेंस मिलने वाली है, आपको लाभ मिलने वाला है अपने पेरेंट्स से। तो आपके माँ बाप आपके लिए काफी संपत्ति छोड़कर जाएंगे और आप ही के नाम कर जाएंगे। D12 का लग्न लॉर्ड यदि D1 के 12वें भाव में आ जाता है तो आपके पेरेंट्स सफर करेंगे डेफिनेटली ड्यू टू योर बैड डीड। आपके खराब कर्मों की वजह से वो सफर करना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को। यदि D12 का आपका लग्न लॉर्ड D1 के 12वें भाव में आ जाता है तो माँ बाप परेशान रहेंगे आपकी वजह से। आप इस तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन, आपको यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस बताने की कोशिश की है। आप इन्हें कुंडलियों पर लगाएं, किस तरीके से लगते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग उसको पूरी तरीके से समझे वगैर एज इट इज करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज एज इट इज नहीं होती, 100% जैसा बताया जाता है वैसा नहीं निकलता। आपको चीजों को समझ के लगाने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीज बिल्कुल एक्यूरेट और आपको लगती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा।